मैं रविकांत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। क्या होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन्स डिजीज़ क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्या इनके कारण होते हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट होता है और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ क्या होता है। इन्फ्लामेशन हो जाना आंतों के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाना, सूजन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। और ये मेनली दो टाइप की होती है। पहली होती है क्रोहन्स डिजीज़ और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो सबसे पहली जो कंडीशन है क्रोहन्स डिजीज़, ये क्या होता है कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसके जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर होती है उस लेयरिंग के अंदर स्कारिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रोहन्स डिजीज़। और जो क्रोहन्स डिजीज़ है मेनली मोस्ट कॉमनली जो छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम लोग इलियम बोलते हैं, जिसे टर्मिनल इलियम के नाम से भी जाना जाता है, उस पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है क्रोहन डिजीज़ देखी जाती है, यानी उस पार्ट में सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है इस कंडीशन में। और इसका जो मेन कारण होता है वो होता है अल्कोहल या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाना या फिर ऑटो इम्यूनिटी यानी अपना ही इम्यून सिस्टम जो है अपनी ही जो इंटेस्टाइन है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो पर्सन को जो है फर्स्ट 3 डेज में डायरिया रहता है जब भी क्रोहन्स डिजीज़ डेवलप होती है। और उसके अंदर जो डायरिया के साथ में पस और म्यूकस भी आता है, पर्सन को नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। और साथ में इस पर्सन के अंदर देखा जाता है कि पर्सन के अंदर एनीमिया का जो एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से होता है। और जो विटामिन B9 है वो जो है इलियम वाले पार्ट के अंदर ही जो है एब्जॉर्ब होता है। तो जिस भी पर्सन को क्रोहन डिजीज़ होगी उसमें विटामिन B9 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और विटामिन B9 की कमी से जो है उस पर्सन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है डेवलप हो जाता है। अब जो सेकंड टाइप होता है IBD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का, वो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें बड़ी आंत के अंदर ये ज़्यादातर देखी जाती है। और बड़ी आंत का जो कोलन वाला पार्ट होता है, सिग्मोइड कोलन यानी कोलन का भी जो लास्ट पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में जो पर्सन की आंतों के अंदर बड़ी आंत में क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, साथ में एडिमा डेवलप हो जाता है और स्कारिंग यानी जो अल्सर का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पर्सन है उसे 10 दिन तक डायरिया रह सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है, म्यूकस और पस भी आ सकता है स्टूल के साथ में। और जो है ब्लड भी, क्योंकि इसमें अल्सर बन जाते हैं इसलिए ब्लीडिंग भी होती है, जिस वजह से जो स्टूल का कलर है वो डार्क हो जाता है जिसे हम लोग मेलिना बोलते हैं। इस पर्सन के अंदर जो होता है विटामिन K की डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि विटामिन K का जो फॉर्मेशन होता है वो भी कोलन में ही होता है और एब्जॉर्प्शन भी कोलन के अंदर ही होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में विटामिन K की डेफिशिएंसी पाई जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग की टेंडेंसी उस पर्सन के अंदर बढ़ जाती है। और जो कोलन कैंसर का एक मुख्य कारण भी होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पर्सन है अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए उस पर्सन को तो वो आगे जाकर के कोलन कैंसर के अंदर भी बदल सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन मतलब कौन कौन सी जाँचें हैं जिनके द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है, उसके साथ ही साथ में पर्सन को जो है कोलोनोस्कोपी की जाती है। कोलोनोस्कोपी के थ्रू जो होता है एक स्कोप डाला जाता है, उस स्कोप को जो है एनस के थ्रू डाल करके कोलन तक पहुंचाया जाता है। देन आफ्टर उन अल्सर्स को देखा जाता है जिससे हमें पता लग सकता है कि पर्सन को जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज़ तो नहीं है। उसके अलावा जो पर्सन का जो है कंप्लीट ब्लड काउंट से भी देखा जा सकता है और स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो है इसका सिम्टोमेटिक और साथ ही साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट भी और सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें तो सबसे पहले जैसे किसी पर्सन को अगर डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल दी जा सकती है। इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जैसे मिथाइल प्रेडनिसोन है वो दी जा सकती है। ऐसे ही जो अदर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है जैसे मेफिनेमिक एसिड होते हैं वो भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। ऐसे ही जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है सल्फासेलाजाइन एंड मीसेलामाइन, ये दोनों ही जो ड्रग है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को IV फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है। एंटी स्पाज्मोडिक जो ड्रग है जैसे कि डाइसाइक्लोएमाइन है वो भी दी जा सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर प्रेजेंट है तो उस केस में मेट्रोनिडाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ऑफ्लोक्सासिन है, ये जो है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस रहती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बेसिलस दिया जा सकता है।
इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन आफ्टर कुछ जो है इंटेस्टाइन को स्मूथ करने के लिए सस्पेंशन दिए जा सकते हैं, जैसे सुक्रालफेट सस्पेंशन होता है, वो इंटेस्टाइन को स्मूथ करता है, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और कुछ सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब मेडिकल मैनेजमेंट से ये ट्रीट नहीं होती है, इट मीन्स कैंसर की तरफ डेवलप होती है, तो उस केस के अंदर जो है सर्जिकल रिमूवल किया जाता है कोलन का, कोलोक्टोमी की जाती है, कोलन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और एनास्टमोसिस कर दिया जाता है एनएस के साथ में। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं वो है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोहन्स डिजीज होती है वो मेनली कौन से पार्ट में होती है, तो टर्मिनल इलियम में होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है कौन से पार्ट में होती है, तो सिग्मोइड कोलन में सबसे ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। क्रोहन डिजीज़ के अंदर विटामिन B12 और B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है। डार्क कलर स्टूल जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का सिम्टम होता है। ऐसे मैनेजमेंट की बात करें तो जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है सल्फासेलाजाइन या फिर मीसेलामाइन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने अगर कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।